तो बच्चों हम लोग अपना आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर कर रहे हैं। ये आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर की सीरीज है, आयनिक इक्विलिब्रियम। और आज इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आयनिक इक्विलिब्रियम and slightly technical also. So today we will be doing common ion effect, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। कॉमन आयन इफेक्ट, देखो क्या होता है ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। लेट अस सी। कॉमन आयन इफेक्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल लिखे उससे पहले चलो उसकी डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, है ना। इसकी जो क्लासिकल डेफिनेशन है दैट इज, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, हो सकता है एक बार में डेफिनेशन ना पकड़ में आए, तो फिर जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तब बात समझ आ जाएगी। सो कॉमन आयन की डेफिनेशन हो जाती है कि आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट reduces due to presence of common ion from a strong electrolyte, है ना। सो दिस इज द कॉमन आयन इफेक्ट। अभी भी देखो लिखा है कि भाई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयनाइजेशन होता है वो कमजोर हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो केवल ये दो लाइन समझने से कॉमन आयन इफेक्ट की बात ठीक से समझ नहीं आती है, जब तक कि हम इसके कुछ एक्चुअल एग्जांपल्स देखें जहां पर इससे हम कॉमन आयन को अप्लाई कर सकें। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। सो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कॉमन आयन का मतलब क्या है। जैसे समझिए, कॉमन आयन इफेक्ट को समझने के लिए क्या करते हैं कि एक बार एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखा जाए जब केवल वही प्रेजेंट है, मतलब उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, और एक बार फिर देखेंगे उसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी प्रेजेंस हो। और दोनों सिचुएशन में वी विल सी कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ओवर द आयनाइजेशन ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब दोनों सिचुएशन में क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन में फर्क आता है? अगर आता है तो फिर वो कैसा फर्क है, तो समझ आएगा कि कॉमन आयन का मतलब क्या है। सो लेट अस कंसीडर से कंसंट्रेशन भी ले लेते हैं। कंसीडर अ C मोलर concentration of C molar concentration of weak, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, consider a C molar concentration solution of CH3COOH aqueous, है ना। अब ये जो CH3COOH aqueous है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर किसी को वीक इलेक्ट्रोलाइट में परेशानी है तो पीछे जो शुरुआती लेक्चर्स हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बताया गया है वो आप देखेंगे तो समझ आएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट विच इज CH3COOH का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं जिसका कंसंट्रेशन C मोलर है। ध्यान रखें कि इस सॉल्यूशन में
जो सॉल्यूट है दैट इज ओनली CH3COOH विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, नथिंग एल्स इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट इज एसिटिक एसिड. अब इस एसिटिक एसिड के होने से क्या होगा, जरा गौर करिए. इस एसिटिक एसिड के होने से क्या होगा, या इसको हम किस तरह से डिसोसिएट करते हैं, या कैसे इसको लिखा जाता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए. तो हम इस तरह से, चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इट्स डिसोसिएशन वुड बी अ रिवर्सिबल डिसोसिएशन. और यहां से क्या मिलेगा बच्चों हमें, CH3COO माइनस एक्वस एंड H प्लस एक्वस, है ना. अब जैसे T इक्वल टू 0 पर दिया है कि भाई इसका C मोलर कंसंट्रेशन है, और शुरुआत में ये आयंस तो डेफिनेटली नहीं होंगे, बट बाय द टाइम इक्विलिब्रियम अराइव्स तो नेचुरली क्या होगा, इसका कुछ हिस्सा डिसोसिएट हो जाएगा, विच इज से अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो यहाँ पर C अल्फा लिखते हैं और यहाँ पर भी हम लोग C अल्फा लिखते हैं. तो ये हो गया इसका बच्चों डिसोसिएशन. तो कोई पूछे कि भाई जब CH3COOH इकलौता ही प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, तो उसका कितना हिस्सा डिसोसिएट हुआ, तो आप कहेंगे कि भाई उसका C अल्फा जो कंसंट्रेशन था दैट इज डिसोसिएटेड फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन C. जो C था उससे C अल्फा निकल गया, तो बचा कितना, तो बच गया भाई C माइनस C अल्फा. अच्छा, फिर इसी में अगर और आगे की बात करें तो जैसे एक से इसका एक टेम्परेचर दिया है, से दिस रिएक्शन या दिस डिसोसिएशन इज हैपनिंग एट से T केल्विन, है ना. इफ दिस इज हैपनिंग एट T केल्विन, तो उस T केल्विन के लिए फिर हम लोग Ka लिखते हैं, जो इस डिसोसिएशन का डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाता है. तो वो Ka की वैल्यू आ जाती है, C अल्फा को 2 बार लिखा जाएगा, प्रोडक्ट है, और नीचे लिखा जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फा. सो ये हो जाता है C अल्फा स्क्वायर. और ये ऐसे मानते हुए आता है कि एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा जो है बहुत छोटा होता है 1 से, तो 1 माइनस अल्फा को केवल 1 ही लिख देते हैं. सो दिस द डिनोमिनेटर इज ओवरऑल C, सो दिस इज C अल्फा स्क्वायर. सो ये हो गया K. अब अगर अल्फा की वैल्यू लिखनी है तो दैट वैल्यू वुड बी रूट Ka बाई C. ये सारी बातें हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं जब हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ रहे थे वीक एसिड का. तो सर यहां बताने की आवश्यकता क्या है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी चूंकि हमें कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ना है, तो पहले ये भी थोड़ा देखना जरूरी है कि कॉमन आयन ना होने से क्या होगा और कॉमन आयन होने के बाद क्या होगा. तो ये स्थिति है, आप चाहे तो इसको एक केस फर्स्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दिस इज योर केस फर्स्ट, है ना. दिस इज योर केस फर्स्ट when there is only one electrolyte which is, या only one weak electrolyte which is CH3COOH. तो when there is only one electrolyte present, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, उसकी वैल्यू क्या होगी अगले पेज में कर लेते हैं. तो यहां से ले देके अपना वही पुराना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक्सप्रेशन आ जाता है which is root Ka by C. So this is degree of dissociation when only one weak electrolyte was is present. Only one weak electrolyte is present. या यहां पर कोई भी कॉमन आयन जैसी बात नहीं है. अभी तो हमारे लिए शब्द ही जो है नया है, कॉमन आयन. तो नो कॉमन आयन लिख तो लिया हम लोगों ने, बट हम तो अभी यही नहीं जानते हैं कि कॉमन आयन का मतलब क्या है. असल कॉमन आयन का मतलब क्या है, नाउ यू विल रियलाइज व्हेन वी विल बी स्टडीइंग और एनालाइजिंग अबाउट केस 2. इस केस 2 में क्या हुआ कि हमारे पास जो सॉल्यूशन था CH3COOH का, तो अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो C मोलर CH3COOH एक्वस, एक तो ये सॉल्यूशन है ही. अब इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा तिकड़म लगाया, और उस तिकड़म लगाने में हमने क्या किया कि इसमें से एक C डैश मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन मिक्स कर दिया, है ना.
क्या कर दिया, C डैश मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन मिक्स कर दिया। तो अब अपने पास जो सॉल्यूशन आया, या ऐसे में थोड़ा सा और एक कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं, इसको लेट से थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं। कंसीडर अ सॉल्यूशन obviously which is aqueous based solution having अब यहां पर दो इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, CH3COOH एंड HCl, है ना। बोथ आर बिहेविंग एज सॉल्यूट। हमने दो सॉल्यूट ले लिए एक सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी देखें विद रिस्पेक्ट टू CH3COOH, अगर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी देखी जाए विद रिस्पेक्ट टू CH3COOH, तो लेट्स से द मोलैरिटी इज C, और इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी देखी जाए विद रिस्पेक्ट टू दिस HCl, देन लेट्स से द मोलैरिटी इज C डैश, है ना। तो अब क्या हो गया बच्चों, ये एक ऐसा सॉल्यूशन हुआ जिसमें कि दो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, एक CH3COOH which is weak electrolyte and another HCl which is a strong electrolyte। तो अब यहां पर क्या है कि दो इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रेजेंस है। इस बात को लिख लेने में समझदारी है। टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से? फर्स्ट इज CH3COOH which is a weak electrolyte, and another is HCl which is of course a very strong electrolyte। अब थोड़ा ये समझा जाए कि अभी तो हम ऊपर करके आए कि भाई कि अगर कुछ नहीं है केवल और केवल हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि CH3COOH ही है, तब अल्फा की क्या वैल्यू है। लेकिन अब जरा देखेंगे कि CH3COOH के साथ एक स्ट्रॉन्ग HCl भी है, तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, है ना। सो लेट अस सी। ओके, सो लेट अस सी। अब जरा CH3COOH का जो रिवर्सिबल डिसोसिएशन है, पहले मैं उसको लिखता हूं। CH3COOH को जैसे ही आप पानी में घोलते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, एक एनाइन मिलता है विच इज CH3COO- एंड देयर इज अ कैटाइन विच इज H+। गौर करिएगा। अब ये रिएक्शन अगर अकेली ही होती तो शुरुआत तो C मोलर से किए, और चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बाय द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा कि इससे कुछ रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अल्फा की जगह अल्फा डैश लिख रहे हैं, अल्फा की जगह अल्फा डैश लिख रहे हैं, है ना। इसको देखिए, समझिए ऐसा क्यों लिख रहा है, भी समझ आएगा। इसको अल्फा डैश क्यों लिख रहे हैं थोड़ी देर में आप रियलाइज करेंगे। या एक काम करते हैं, भी अल्फा डैश नहीं लिखते हैं, चलो, है ना। क्या करते हैं, इसको अल्फा ही बना रहने देते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन है, दीज आर द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। उसका इक्विलिब्रियम आ गया। अब आपने क्या किया बच्चों, अब आपने इसी सॉल्यूशन में HCl भी मिला दिया, है ना। क्या किया आपने इसी सॉल्यूशन में HCl भी मिला दिया। तो HCl कितना मिलाया, तो बात हुई कि भाई HCl मिलाया C डैश मोलर उसका कंसंट्रेशन है ना। तो अगर हम HCl की बात करें, अगर HCl के एक्वस सॉल्यूशन का डिसोसिएशन देखें तो HCl एक्वस तो एक यूनिडायरेक्शनल डिसोसिएशन होगा बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसका डिसोसिएशन हो जाएगा H+ और Cl- एक्वस में। तो यहां पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया था दैट वाज C डैश, है ना। तो द मोमेंट इट इज मिक्स्ड विद वाटर इट विल बी कंज्यूम्ड 100%,
और H प्लस और Cl माइनस के जो कंसंट्रेशन आएंगे वो कंसंट्रेशन आएंगे C डैश C डैश। तो अभी भी हम लोग कॉमन आयन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, अभी भी कॉमन आयन की बात नहीं कर रहे। अभी हम केवल बात करेंगे लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल की, जो कि हम लोग एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के डिस्टरबेंस को डिफाइन करता है, लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपने पानी में HCl घोला तो पानी में कुछ H प्लस की मात्रा बढ़ गई। H प्लस का कंटेंट पहले जो C अल्फा हुआ करता था, अब वो H प्लस का कंटेंट दरअसल C अल्फा प्लस C डैश हो गया, है ना, C अल्फा प्लस C डैश हो गया। तो ये जो C अल्फा प्लस C डैश हुआ, तो C डैश होने से क्या हो, C डैश बढ़ गया। तो इक्विलिब्रियम पर पहले जो प्रोडक्ट में H प्लस का कंसंट्रेशन C अल्फा हुआ करता था, उस कंसंट्रेशन को अब आपने डिस्टर्ब कर दिया। तो इस C डैश के आने से, ये C डैश आया कहां से, ये C डैश आया HCl के आने से। तो इस C डैश के आने से अब जो इक्विलिब्रियम था वो इक्विलिब्रियम अब क्या हो गया, अब वो इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब हो गया। तो जब इस रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो फिर क्या होगा, तब फिर ऐसा होगा कि ये अपने इक्विलिब्रियम को वापस रीगेन करने को ट्राई करेगा या रीएस्टैब्लिश करने का प्रयास करेगा। तो लीच-एटलियर प्रिंसिपल हमें क्या बताते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि आप जिस तरह के चेंजेस कर रहे हैं, रिएक्शन उन चेंजेस का अपोज करेगी। तो आपने अगर H प्लस के कंसंट्रेशन को बढ़ाया है तो अब ये इस H प्लस के कंसंट्रेशन को घटाएगी। तो मान लीजिए घटाने का मतलब X घट गया, तो X घटाएंगे यहां पर तो यहां भी घटाना पड़ेगा, और अगर X यहां पर आप घटाएंगे तो यहां पर आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो माइनस X लिखा हुआ है या यहां जो प्लस X लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको घटा रहे हैं तो अब रिएक्शन कैसी जाएगी, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी टू रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम। और कब तक जाएगी, जब तक कि वापस से इसका इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, जब तक कि वापस से इसका इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। अच्छा, अब जैसे इस रिएक्शन को भी अगर हम लोग से बात करें कि हम लोग T केल्विन पर ही कर रहे हैं, T केल्विन पर ही कर रहे हैं, तो T केल्विन पर इसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है दैट इज K। तो अब मान लीजिए X घटते ही क्या हुआ, वापस से इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नया होगा वो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम ही रहेगा, बिकॉज इट इज द सेम केमिकल रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। If you are not changing the temperature of a reversible chemical reaction, then its equilibrium constant also does not change. तो वो तो फिक्स ही है, तो पहले भी K था, अभी भी K है। कंसंट्रेशन बदलने से क्या फर्क पड़ेगा, वो तो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएंगे, है ना। तो अब जो K लिखेंगे आप, दैट वुड बी CX माइनस अल्फा, देन अगेन C अल्फा प्लस C डैश माइनस X डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस X, ऐसे लिखेंगे। और फिर आप इसको सॉल्व करके, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर जो है जो भी आपको बात पता करनी होगी वो पता हो जाएगी, है ना। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस केस में X क्या है, तो आप X की वैल्यू बता सकते हैं। इस केस में ये पूछा जाएगा कि फाइनली व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड, चेक आउट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स विच इज CH3COOH, CH3COO माइनस H प्लस। तो आपके पास अगर X प्रेजेंट है तो यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि सॉल्व टू गेट X। तो यहां से अपने को X मिल जाएगा, एंड यूजिंग द वैल्यू ऑफ X हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इक्विलिब्रियम पर क्या कर सकते हैं, CH3COOH का कंसंट्रेशन बता सकते हैं, फिर CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन बता सकते हैं, और H प्लस का भी कंसंट्रेशन बता सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे
at equilibrium comma जो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH है वो कंसंट्रेशन है C इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स। फिर इक्विलिब्रियम पर ही जो CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन है दैट कंसंट्रेशन इज C अल्फा माइनस एक्स। और इक्विलिब्रियम पर ही जो H प्लस का कंसंट्रेशन है दैट इज C अल्फा प्लस C डैश माइनस एक्स। तो हम इक्विलिब्रियम पर ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ x। अभी भी बच्चों मैंने कहीं भी कॉमन आइन इफेक्ट की बात ही नहीं की है ना। अभी तक तो क्या हुआ कि जो भी बातें हम कर रहे हैं ऑल दीज थिंग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। बस बात ये हो गई कि HCl की प्रेजेंस के चलते कुछ H प्लस एक्स्ट्रा आ गया, तो अगर वो H प्लस C डैश एक्स्ट्रा आया तो देखिए क्या होगा कि जब भी हम एक सॉल्यूशन लेते हैं तो इस H प्लस पे ये नाम नहीं लिखा है कि भाई हम CH3COOH वाले H प्लस हैं, या ये H प्लस बोले ना भाई हम जो है HCl वाले H प्लस हैं। H प्लस मतलब H प्लस। सो इफ यू टेक द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस CH3COOH तो आपको लिखना क्या होगा, आपको लिखना होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस एंड डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। अब H प्लस तो सॉल्यूशन में जहां से भी आए, यहां से आए कुछ और भी हो जाए, वहां से आए, सबको मिला के लिखना होगा, क्योंकि किसी H प्लस के ऊपर ये नाम नहीं लिखा है कि हम कहां से आए हैं। बस ये ठीक है हाँ भाई H प्लस हो, ठीक। अब हमें इसका K लिखना है तो जितने भी H प्लस है सबको एक साथ लिखना होगा। अब चूंकि शुरुआत में जब कोई भी H प्लस नहीं था तब अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता था इक्विलिब्रियम पर। अब आपने तो C अल्फा कंसंट्रेशन हो जाता था इक्विलिब्रियम पर, जो हमने केस फर्स्ट किया था। अब आपने क्या किया कि यहां पर H प्लस का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे जितना था उसमें थोड़ी सी छिड़खानी कर दी, उसको बढ़ा दी। तब वो कंसंट्रेशन को कम करेगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो जितना यहां पर घटाएंगे उतना यहां भी घटाना होगा, उतना यहां पर ऐड करना होगा, और ये तब तक जाती रहेगी टिल इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड। सो अब जब इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश्ड हो गया, एज इक्विलिब्रियम इज रीगेन्ड या रीएस्टैब्लिश्ड, व्हाटएवर यू वांट यू कैन राइट, तो फिर K की वैल्यू लिखेंगे। K हमें पता ही है, C के बारे में हम जानते ही हैं, अल्फा भी हमें पहले से ही पता है, C डैश भी पता है, बस X पता नहीं है, तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ X। और X की जानकारी होने से हमारे पास इस CH3COOH, CH3COO माइनस और H प्लस के कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्या क्या होंगे हमें सब पता चल जाएगा। एक बात हुई। अब यहां पर ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है, वैसे तो कॉमन आयन इफेक्ट जो लोग समझते हैं वो तो इसको देख के भी समझ जाएंगे, बट चूंकि अब आप तो सीख ही रहे हैं, आप तो जानते ही नहीं, आप तो सीखने ही आए हैं कि भाई ये कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है। देखिए अब हम आपको इसी बात को दूसरे शब्दों में समझाते हैं। कैसे? चलिए एक बार मैं फिर से आपके सामने केस फर्स्ट और केस सेकंड को प्रेजेंट करता हूं। प्लीज लुक एट देम केयरफुली। या एक काम करते हैं कि पहले तो वो जो CH3COOH का जो डिसोसिएशन है उस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो दिस इज CH3COO माइनस एक्वस एंड H प्लस एक्वस। ओके, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम पर जब कुछ नहीं था विच वॉज केस फर्स्ट, तब की बात लिख रहे हैं, तो हमने लिखा था C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा। So these are the concentrations related to case first. ठीक,
केस सेकंड में जब आपने H प्लस को इसमें मिक्स कर दिया तब क्या हुआ, तब हुआ ये जो C इंटू 1 माइनस अल्फा था, इसमें क्या किए थे, X को ऐड करना पड़ा था, यहाँ पर X को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था, और यहाँ पर भी X को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था. सो दिस वॉज द केस सेकंड, and this was the case second when we were having a strong electrolyte HCl present also. अब देखिए जरा गौर करें. अब हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली लिख ही सकते हैं. थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई यहाँ पर. ये जो H प्लस का कंसंट्रेशन था, सो दैट कंसंट्रेशन वाज आल्सो एडेड, और वो C डैश हो गया था, तब हमने ये माइनस एक्स किया था. ठीक, अच्छा. अब भाई इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि C और C में से C अल्फा निकला और X ऐड हो गया, है ना. या इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है कि C, या ऊपर ही लिख देते हैं C माइनस C अल्फा माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना. क्या लिख देते हैं, C माइनस C अल्फा माइनस एक्स. तो जितना यहां से निकला उतना ही यहां पर ऐड होते चला गया. अच्छा, अब इसी को लिखने का एक और तरीका है. क्या तरीका है भाई? इसको लिखने का एक ये तरीका है कि आप इसको ऐसे लिखिए, C इंटू 1 माइनस अल्फा डैश. क्या लिखिए, C इंटू 1 माइनस अल्फा डैश. मतलब आप इसको लिखें C माइनस C अल्फा डैश. तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो ऊपर C अल्फा माइनस एक्स लिखा है आपने, उस C अल्फा माइनस एक्स की जगह आपने क्या लिख दिया है, C अल्फा डैश. और यू कैन से दैट दिस अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स बाई C. If you divide both sides by C, so this alpha dash is alpha minus x by C. अब चूंकि आप इस C अल्फा माइनस एक्स की जगह C अल्फा डैश लिख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड लिख रहे हैं तो राइट साइड भी लिखिएगा. तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिख देंगे C अल्फा माइनस एक्स लिखा है ना, तो उसकी जगह C अल्फा डैश लिख दो. यहां भी C अल्फा डैश लिख दो. और ये जो C डैश था जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, दैट रेड कलर इज ड्यू टू दिस रेड HCl. अब देखो क्या किए कि हमने अब क्या किया. पहले तो हम जानते ही नहीं थे कॉमन आयन क्या होता है, हम तो बस ली चैटलियर प्रिंसिपल जानते थे. हम तो जानते थे कि भाई H प्लस ऐड करेंगे आप तो H प्लस को कम करेगी रिएक्शन, तो घटाएगी. तो प्रोडक्ट को घटाना है मतलब पीछे जाना है, तो इसको भी घटाएगी, इसको बढ़ाएगी, और इस तरह से ये रिजल्ट आ गया, है ना. क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं. सेपरेशन रहेगा ना तो तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी बातों में. तो एक मैंने ये लिखा है, और दिस इज द सेकंड हॉरिजॉन्टल ब्लॉक एंड दिस इज द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल ब्लॉक. सो दीज आर total 3 blocks. First block when there is nothing apart from CH3COOH. Second block when we added some HCl in the solution. और ये सेकेंड ब्लॉक को ही दूसरे तरीके से लिखने का तरीका है. तो इसमें क्या किए कि ये जो C अल्फा माइनस एक्स था उसको C अल्फा डैश लिख दिया. अब जरा गौर से समझिए, अगर हम एक तो ऐसे लिख ही सकते थे, तो x की वैल्यू पता चल गई, तो पता चल गया कि भाई इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन है. अब जरा देखो कि ये जो C अल्फा में से x घटाया उसको कंप्लीटली C अल्फा डैश लिख दिया, या C अल्फा डैश लिख दिया, तो दोनों को आमने सामने रखे तो अल्फा डैश की वैल्यू होगी अल्फा माइनस एक्स बाई C. तो ये डेफिनेटली अल्फा से छोटा हो गया.
मतलब ये तुम्हारा अल्फा डैश हुआ वो अल्फा से छोटा हो गया। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं देखो, पहले क्या हो रहा था, जब कुछ नहीं था तो सी में से तुम सी अल्फा घटाते थे, लेकिन पीछे जाने के चलते सी अल्फा घटा तो रहे थे लेकिन एक्स उसमें जुड़ गया, तो जितना डिसोसिएशन होना चाहिए उतना डिसोसिएशन नहीं हुआ ना। डिसोसिएशन कितना होना चाहिए था, सी अल्फा का, भाई सी माइनस सी अल्फा आ जाता, लेकिन असल में तो उतना डिसोसिएशन हुआ नहीं। डिसोसिएशन सी अल्फा का होना चाहिए था, अब सी अल्फा माइनस एक्स का ही हुआ। भाई माइनस बाहर कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। या आप ऐसे और साधारण ठेठ भाषा में ऐसे समझ लीजिए, पहले सी अल्फा निकलता तो जो कुछ CH3COOH बचता तुम्हारे पास, अब उससे ज्यादा बच रहा है, यानी कि कम डिसोसिएट हो रहा है। तो एक कम डिसोसिएट क्यों हो रहा है, तो एक कम डिसोसिएट हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सी डैश। इसके आने से सारा खेल खराब हुआ। तो कम डिसोसिएट हुआ, यानी कि अगर हम ऐसे कहें कि अगर नेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन न्यू केस में यानी HCl को ऐड कर रहे हैं, तब जो नया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा डैश माने, तो वो अल्फा डैश डेफिनेटली पुराने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कैसा है, कम है। वो अल्फा डैश पुराने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कम है। पहले ज्यादा डिसोसिएट हो रहा था अपना एसिटिक एसिड, अब कम डिसोसिएट हो रहा है एसिटिक एसिड। तो कोई पूछे भाई इसका डिसोसिएशन घट क्यों गया, इसका आयनाइजेशन घट क्यों गया, तो आप कहेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सी डैश, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सी डैश। तो यही सी डैश है H प्लस। अब ये सी डैश क्या है, एक H प्लस तो CH3COOH का है और दूसरा H प्लस है इस HCl का। तो अगर HCl नहीं होता तो अल्फा डैश की जगह अल्फा लिखते, लेकिन HCl होने के चलते अल्फा की जगह हमें अल्फा डैश लिखना पड़ा, और अल्फा डैश जो है वो अल्फा से छोटा है। मतलब नाउ द करेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज स्मॉलर, इट इज रिड्यूस्ड। So why it is reduced? It is reduced due to this C dash. कोई कहे इसको एकदम लॉजिकली एक्सप्लेन करिए कैसे घटता है, तो ये बीच वाला स्टेप बता दीजिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल से घटता है। तो अब अगर हम Ka की वैल्यू लिखना चाहें तो Ka की वैल्यू क्या लिख देंगे बच्चों, C अल्फा डैश प्लस C डैश, ये हो गया H प्लस का कंसंट्रेशन, C अल्फा डैश ये CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन, और नीचे लिख देंगे हम लोग C इंटू 1 माइनस अल्फा डैश, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। तो अब क्या होगा बच्चों, पहले हम क्या कर रहे थे कि x के टर्म में इस Ka को लिख रहे थे, अब इस Ka को x के टर्म में लिखने की जगह इसी Ka को हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा डैश। तो पहले x भी निकाला जा सकता था, अब अल्फा डैश भी निकाला जा सकता है। कैसे, वी आर गिवन विथ C एंड C डैश, Ka मस्ट बी गिवन। तो अब इसको सॉल्व करके वी कैन कैलकुलेट अल्फा डैश। अब अगर आपके पास अल्फा डैश आ गया तो भी आप इक्विलिब्रियम पर सारे कंसंट्रेशन बता सकते हैं। तो दो रास्ते हैं, या तो आप क्या करें, जब भी कोई कॉमन आयन नजर आए तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सब वैसा ही रहने दें, अल्फा का अल्फा ही रहने दें, बट क्या करें आप रिएक्शन को पीछे कर दीजिए, आगे कर दीजिए, जैसा कॉमन आयन दिखे। उस झंझट से बचना है, रिएक्शन को आगे करें कि पीछे करें, उस झंझट से बचना है। तो फिर आप क्या करें, एक और आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है कि आप सिंपल C इंटू 1 माइनस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखिए, और उस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लिखने के बाद
मतलब जैसे आप प्रोसीड करते हैं वैसे प्रोसीड कर दीजिए, जो कॉमन आए जहाँ पर आए वहाँ पर ऐड कर दीजिए, और के की वैल्यू तो बदलती नहीं है, तो के की वो वैल्यू ऐड कर देना है, सॉरी के की वैल्यू लिख देना, और नया अल्फा डैश आपका पता चल जाएगा कि एक्चुअल अब कितना अल्फा डैश है। लेकिन ये जो मैंने आपको सब समझाया, इसका मेन रीजन क्या था, ताकि आप ये समझ सकें कि ये जो आपका अल्फा डैश अब निकला है, which is in the presence of HCl, which is your new degree of dissociation, this is less than the original degree of dissociation. This alpha dash is new DOD in presence of HCl. So dissociation कम हो गया, तो यही कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में आता है तो उसका डिसोसिएशन घट जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन आयन इफेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन आयन इफेक्ट एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड by the logic of Lee-Chatellier's principle. This is what? This is Lee-Chatellier's principle. This is all about the common ion effect. अगर कोई enthusiast इस तरह से सवाल पूछे कि can presence of a weak electrolyte, can presence of weak electrolyte reduce the dissociation of strong electrolyte? भाई हम जो कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम करते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाता है। उल्टा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि सर वीक इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाए। देखो जरा गौर समझो, इसका क्या जवाब हो सकता है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आप HCl लिखें, HCl का एक्वस सॉल्यूशन है H+Cl-। तो पहली बात तो ये लिखना ही गलत है। Why it is wrong? It is wrong because it's not a reversible reaction। तो जो करेक्ट मेथड होगा HCl के आयनाइजेशन का वो तो ये लिखा जाएगा। अच्छा, अब अगर HCl का ये आयनाइजेशन है तो उसका जो K आएगा या K इक्विलिब्रियम आएगा, दैट इज अनडिफाइंड, और यू कैन से इंफिनिटी। भाई फाइनली होगा क्या? फाइनली ये होगा कि अगर HCl का C मोलर लिया है आपने तो ये C और ये C, तो K इक्विलिब्रियम तो कैसे लिखा जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ Cl- और कंसंट्रेशन ऑफ HCl। तो ये भी C हो गया, ये भी C हो गया, लेकिन नीचे लगभग 0, तो ऑलमोस्ट अ वेरी हाई वैल्यू। अब मान लीजिए आप इस HCl में क्या करें, थोड़ा सा CH3COOH मिला ही दे या कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट मिला ही दे, है ना, तो क्या होगा? तो होगा ये कि H+ का जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि रिएक्शन तो रिवर्सिबल है ही नहीं, ये तो इरिवर्सिबल है। तो बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वैसे ही बढ़ा हुआ है, वैसे ही इन्फिनिटी है, क्या फर्क पड़ेगा उसमें? तो K इक्विलिब्रियम इसका वैसे ही इन्फिनिटी है, थोड़ा सा और H+ बढ़ ही जाएगा तो क्या दिक्कत है? रिवर्सिबल तो जाएगी नहीं ना रिएक्शन। भाई अगर ये रिवर्सिबल होती तब फिर H+ का कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ाते तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती इक्विलिब्रियम रिगेन के लिए। अब ये रिवर्सिबल ही नहीं है तो क्यों बैकवर्ड जाएगी?
थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे तो इन्फिनिटी था इन्फिनिटी रह जाएगा। तो इस एंगल से आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट मिला भी दिया जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन पर एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब देखिए, बात लिखी तो ऐसी है, लेकिन इसी को कोई उल्टा भी समझ सकता है। ठीक है सर, पहले से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मौजूद था, आपने वीक मिला दिया, तो वीक का जरूर खेल चौपट हो जाएगा। वीक बिना इस स्ट्रॉन्ग के जिस तरह से डिसोसिएट होता होगा, अब इस स्ट्रॉन्ग में मिलाने से वीक का मामला खराब हो जाएगा, वीक और वीक हो जाएगा और धीमे धीमे डिसोसिएट होगा, है ना। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन पर एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज इट इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या लिखोगे? हमें लिखना होगा नो इम्पैक्ट ओवर डिसोसिएशन ऑफ a strong electrolyte such as HCl or H2SO4 and whatever you want to say. There can be 100 such strong electrolytes. Okay. अब इस कॉमन आयन इफेक्ट का एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है जरा। So let's have an example. In this example, we are having two columns. तो एक तरफ हम HCl एक्वस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लिखते जाएंगे और एक तरफ उस सॉल्यूशन का pH लिखेंगे, है ना। देखो, जैसे एक अगर लिखा है 10 to the power -1 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। तो इफ कंसंट्रेशन इज 10 to the power -1, तो माइनस लॉग 10 to the power -1 करेंगे। सो व्हाट इज pH? pH इज माइनस लॉग बेस 10 H प्लस। तो यहां जो pH आएगा, दैट pH वुड बी 1। pH वुड बी 1। अब अगर 10 to the power -2 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन ले लिया जाए, so pH would be 2. 10 to the power -3 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन ले लिया जाए, pH is 3. 10 to the power -4 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन ले लिया जाए, pH is 4. 10 to the power -5 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन ले लिया जाए, pH is 5. अब यहां से मामला बदल जाएगा। देखो, अगर 10 to the power -6 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए तो pH 6 नहीं होगा। तब pH की जो करेक्ट वैल्यू आएगी, वो pH की करेक्ट वैल्यू 6 से थोड़ी सी कम आएगी, से 5.99 ऐसे ही। इफ वी आर टेकिंग 10 to the power -7 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन, तो 10 to the power -7 मोलर है, तो 10 to the power -7 आ जाएगा इस H प्लस की जगह, तो माइनस माइनस प्लस, तो +7 आंसर आना चाहिए। बट अगेन this will be a wrong answer. Correct answer would be slightly less than 7, which is say 6.98. यहां पर pH 1 कैसे आया? Because here H plus concentration is 10 to the power -1. Here H plus concentration is 10 to the power -2. जितना HCl का कंसंट्रेशन, उतना ही कंसंट्रेशन किसका? H प्लस का भी कंसंट्रेशन।
Here it is 10 to the power minus 4. And here it is 10 to the power minus 5. Here it is 10 to the power minus 6. अब यहां जो कंसंट्रेशन तुम 10 टू दी पावर माइनस 6 लिख रहे हो बच्चों, अब वो गलत हो जाएगा। वैसे तो ऊपर भी पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन यहां पर आप H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 6 या यहां पर H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 7 नहीं लिख सकते, है ना। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, ये गड़बड़ है। देखो क्यों नहीं लिख सकते, अगर आप लिख सकते होते तो एकदम सही आंसर आता। आपका जो H प्लस का कंसंट्रेशन है, अब वो कंसंट्रेशन इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। यहां पर भी H प्लस का जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। भाई अब यहां पर पावर कितनी है, माइनस 7 की जगह माइनस 6.98, जितना पावर होगा नेगेटिव उतना ही तो पीएच आता है ना बच्चों। भाई जैसे अगर हमने मान लीजिए पीएच को लिखा से 10 टू द पावर माइनस, सॉरी, अगर हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस x मोलर, तो पीएच क्या लिखेंगे, माइनस लॉग बेस में 10 और 10 टू द पावर माइनस x, तो माइनस x बाहर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो x log 10 बेस 10, तो x यानी कि जो 10 की नेगेटिव पावर है वही पॉजिटिव वैल्यू होती है pH की, विच इज x, है ना। pH की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x आ गई। अब देखो इन सब जगह 1 to 5 जितना कंसंट्रेशन HCl का था, मैंने उतना ही कंसंट्रेशन H प्लस का लिख दिया। तो अकॉर्डिंगली हमने क्या किया कि pH की वैल्यू भी लिख दी। बाई 10 टू दी पावर माइनस x अगर H प्लस का कंसंट्रेशन है तो pH इज x, सब जगह x लिख दिया, जो पावर थी उसी की पॉजिटिव वैल्यू pH हो गई। यहां पर ऐसा नहीं किए। यहां पर ऐसा क्यों नहीं किए, देखो यहां पर ऐसा इसलिए नहीं किए, कारण है उसका कि ये जो H प्लस का कंसंट्रेशन आप 10 टू दी पावर माइनस 6 या 10 टू दी पावर माइनस 7 लिख रहे हैं, दीज आर स्लाइटली रॉन्ग, है ना। ये जो वैल्यूज हैं अब वो गलत है। तब ये वैल्यू गलत कैसे है, देखो गलत कैसे है। अब इन HCl सॉल्यूशंस के pH को समझने के लिए थोड़ा सा वाटर का डिसोसिएशन देखना होगा, है ना। तो लेट्स कंसीडर आयनाइजेशन ऑफ वाटर। लेट्स कंसीडर आयनाइजेशन ऑफ वाटर। देखो भाई जरा पानी का आयनाइजेशन कैसे होता है। तो पानी का जब आयनाइजेशन किया जाता है तो हम लोग इस तरह से उसका डिसोसिएशन या आयनाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं, जिसमें H प्लस एक्वस लिखते हैं और OH माइनस एक्वस लिखते हैं। तो इफ वाटर इज प्रेजेंट अलोन, तो इक्विलिब्रियम पर H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 7 मोलर, similar is the concentration of OH minus, so Kw or K equilibrium for this reversible reaction is concentration of H plus into concentration of OH minus, which is 10 to the power minus 14. अब क्या हो कि इस पानी में थोड़ा सा HCl मिलाइए आप, तो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल जरा दिखाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि 10 टू दी पावर माइनस 5 तक के कंसंट्रेशन में 5 क्यों हुआ
और उसके बाद जैसे 10⁻⁻6 किए तो 6 क्यों नहीं लिखे, 5.99 क्यों लिखे, 10⁻⁻7 में 7 क्यों नहीं लिखे, 6.99 क्यों लिखे. सो लेट अस सी ऑल दीज थिंग्स. सो हमसे दूसरे नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं. दूसरे नंबर का एग्जाम्पल मतलब 10⁻⁻2 मोलर HCl aqueous solution. ठीक. तो भाई अब H2O का जो आयनाइजेशन है, दैट आयनाइजेशन उसको मैं फिर से लिखता हूं H प्लस एक्वस और OH एक्वस माइनस. अब यहां पर जो H प्लस शुरुआत में था दैट वाज 10⁻⁻7 है ना. अब आपने क्या किया, ये सब तब था जब केवल प्योर वाटर ही है, प्योर H2O है. अब आपने क्या किया कि इस H2O में थोड़ा सा HCl डाल दिया, विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और उस इलेक्ट्रोलाइट वो भी क्या देने वाला है, वो भी अपना H प्लस देने वाला है. तो H प्लस का कंसंट्रेशन इस HCl से कितना आएगा, 10⁻⁻2. सो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl. अब जरा सोचें कि पहले H प्लस का कंसंट्रेशन था 10⁻⁻7, तो अब नेचुरली 10⁻⁻ से थोड़ा सा कम होगा कि नहीं, भले ही थोड़ा ही सा कम है ना, बट थोड़ा सा तो कम होगा ना, थोड़ा कम. काय थोड़ा कम इसलिए क्योंकि अब क्या होगा बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट होगा. तो पहले जो डिसोसिएशन हुआ करता था इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का, अब वो डिसोसिएशन थोड़ा कमजोर हो जाएगा. तो 10⁻⁻7 से थोड़ा सा कम यहां पर कंसंट्रेशन आएगा. अब यहां 10⁻⁻7 से थोड़ा सा कम, तो यहां भी वही चीज आएगी. ठीक. लेकिन KW मेंटेन रहेगा. तो KW कैसे लिखा, इसी को जो हम लोग pH कैलकुलेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे pH कैलकुलेट करना होगा. तो तब हम लोग सीखे थे कि ये जैसे 10⁻⁻7 से लेस देन 10⁻⁻7 है, या इसी को 10⁻⁻7 माइनस x लिख देते हैं. इसी को क्या लिख देते हैं, इसी को हम लोग 10⁻⁻7 माइनस x लिख देते हैं. तो यहां से जो KW है, या चलो नीचे करते हैं KW. तो KW तो नहीं बदलेगा क्योंकि रिएक्शन तो सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पर ही हो रही है. तो KW कैसे लिखा जाएगा, 10⁻⁻14. दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻7 माइनस x प्लस 10⁻⁻2 एंड 10⁻⁻7 माइनस x. वी कैन सॉल्व एंड गेट द x. तो पता चल जाएगा कि कितना कम या एक्चुअल कितना डिसोसिएट हुआ. ये अलग बात है. हमें अगर बात केवल pH की करनी है तो pH कैसे लिखेंगे भाई. अगर बात pH की करनी है तो वो तो होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. तो H प्लस का कंसंट्रेशन एक तो 10⁻⁻2 ही है, और उसके साथ जो जोड़ा जा रहा है वो 10⁻⁻7 से थोड़ा सा कम है. अब जरा सोचिए, अगर ये 10⁻⁻2 है और ये 10⁻⁻7 है, तो 5 जीरो का डिफरेंस, यानी 1 लाख गुने का डिफरेंस है. 1 रुपया 1 लाख रुपए. भाई इसमें आप अगर ये 10⁻⁻7 ही पकड़ लें तो 10⁻5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहां पहुंचेंगे, यानी 1 लाख गुना कम है. तो हम इस समेशन में इसकी कोई इज्जत नहीं है. क्यों इज्जत नहीं है, क्योंकि एक इतना बड़ा है कि वो दूसरा वाले का रहने या ना रहने का कोई अस्तित्व नहीं है. लेकिन फिर भी यहां पर अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की बात करी जाए तो डेफिनेटली अस्तित्व है. लेकिन फिर भी हम लोग इतना कम डिफरेंस आएगा कि इसको केवल क्या लिख लेते हैं, 10⁻⁻5 ही लिख लेते हैं. सॉरी 10⁻⁻2 ही लिख देते हैं. तो 10⁻⁻2 लिख दिए तो pH 2 हो गया.
लेकिन इसका जो pH है वो 2 से थोड़ा सा कम आएगा, हो सकता है 1.999999 आ जाए, लेकिन आएगा कि नहीं बच्चों? आएगा तो जरूर भाई। मैथमेटिकली देखें तो कैन यू राइट लाइक दिस? क्या आप ऐसा लिख सकते हैं 10 to the power -2 प्लस 10 to the power -7 इज इक्वल टू 10 to the power -2? यू कांट, मैथमेटिकली इट इज नॉट ट्रू। हाँ, आप ऐसे जरूर लिख सकते हैं, हाँ सर चलो लगभग बराबर है, बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं है ना। तो जो 10 to the power -2 लिखा है उससे थोड़ा सा तो ज्यादा होगा, तो नेगेटिव पावर 2 की जगह -1.9999 ऐसे हो सकती है। तो जो पीएच की अगर कोई सही वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट करे तो 2 तो कभी नहीं आएगी, बट फिर भी हम लोग 2 लिख देते हैं, 2 मान लेते हैं 2 सही है, बिकॉज इसका जो पीएच आएगा, मान लीजिए इसका पीएच अगर आएगा भी एकदम सही कोई कैलकुलेट करने बैठ जाए तो 1.9999 हो सकता कितने 9 आ जाए, तो 2 ही लिख दे में भलाई। लेकिन अब जब यहां पर ये जो 10 to the power -2 है, इसकी जगह आप 10 to the power -7 लिखिए, या 10 to the power -6 लिखिए, या 10 to the power -8 लिखिए, तब क्या होगा बच्चों? तब इसका कंपैरिजन हो जाएगा, तब आप इसको यूं ही गायब नहीं कर सकते, तब आप इसको यूं ही गायब नहीं कर सकते, तब आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। और जब आप कंसीडर करेंगे तब फिर आपकी पीएच की सही वैल्यू आएगी। तो 0.1 मोलर, 10 to the power -1 मोलर, -2 मोलर, -3 मोलर, जो भी हम लोग पीछे लिख रहे थे, जैसे जैसे आप HCl का कंसंट्रेशन कम करते जाओगे, वैसे वैसे आप अगर इस पावर को मान के ही पीएच लिख देंगे तो आपकी वैल्यू वैसे वैसे उसमें डेविएशन ज्यादा नहीं, वैसे वैसे उसमें एरर ज्यादा आएगा। जैसे 10 to the power -2 मोलर HCl है, उसका पीएच 2 लिख दोगे चलेगा, 10 to the power -1 लिख दोगे चलेगा, तो pH 1 हो जाएगा। अब 10 to the power -5 मोलर है, जैसे एक और एग्जाम्पल, तीसरा जरा देखो, तीसरा नहीं, जो हम समझाना चाहते हैं उसके लिए पहले तो एक 5वां समझ लेते हैं। तो 5वें में लिखा था हम लोगों ने 10 to the power -5 मोलर HCl का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, गौर करिए। तो अब इस सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ की बात करी जाए तो एक तो इस HCl के चलते जो आना है सो आएगा ही, दूसरा जो H+ का कंसंट्रेशन है पानी के चलते भी तो आएगा। केवल पानी होता तो 10 to the power -7 ही आता, लेकिन पानी के आयनाइजेशन पर ग्रहण लगा दिया इस कमबख्त HCl के H+ ने। इस कमबख्त H+ को अगर नहीं हटा देते यहां से तो ये जो H+ रहता, ये H+ है किसका? ये कंसंट्रेशन है ड्यू टू वाटर, एंड दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ H+ ड्यू टू HCl। और अगर ये HCl नहीं होता तो ये 10 to the power -7 ही रहता। ठीक, अब जरा गौर करिए। अब भाई लॉग बेस में 10H+ का कंसंट्रेशन होता है pH, तो लिखें जरा, लॉग बेस में 10 to the power -5 ऐसे लिख दिए। तो ये कितना भी कम हो फिर भी कुछ तो है। तो ये जो वैल्यू लिखी है आपने, ये सर्टेनली 10 to the power -5 से बड़ी है ना। एग्जैक्टली 10 to the power 5 नहीं है, लेकिन फिर भी चलो 100 गुने का तो फर्क है भाई। 10 to the power -5 और 10 to the power -7 में 100 गुने का फर्क है,
तो तब भी चलो अपना काम बचाने के लिए, थोड़ी काम चोरी करने के लिए क्या करते हैं, इसको भी हम लोग 10⁻⁻5 लिख लेते हैं। वैसे अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए तो ये 10⁻⁻5 से बड़ा आएगा बच्चों। तो कितना आएगा, पावर जो -5 में नेगेटिव है 4.999, चलो इस तरह से लिख देते हैं। तो इसका जो pH है उसकी अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहे तो 4.9 इस तरह से शायद होना चाहिए, है ना, ये एग्जैक्ट। लेकिन चलो फिर भी 5 चलेगा, लिख दिए 5। अब जैसे 10⁻⁻6 कोई कर दे, तब फिर केवल 10 गुने का फर्क रह जाएगा बच्चों। तब फिर आप एक को तो एलिमिनेट कर ही नहीं सकते दूसरे के रिस्पेक्ट में। कोई 10⁻⁻7 कर दे तो बराबरी बराबरी का मामला हो गया, फिर कहां से एलिमिनेट कर दोगे। एक और करते हैं, देखो हो गया। यस सर। एक चलो 8वां करते हैं। 10⁻⁻8 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे लिखा हुआ था। तो कोई कहे इसका pH 8 ले लो, गलत हो जाएगा। कैसे, जरा गौर करिए। इस सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ देखा जाए तो उसके 2 सोर्सेस हैं। फर्स्ट सोर्स is this strong electrolyte which is HCl, and the second source is water which is a weak electrolyte. चूंकि वाटर कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है, अकेला रहता तो 10⁻⁻7 देता, अब थोड़ा कम देगा, तो ये H2O हो गया। अब जब pH लिखने की बारी आएगी तो -log बेस में 10 10⁻⁻8 -7 10⁻⁻7 -x। अब जरा सोचो, अब तो HCl वाला H+ इतना कम हो गया कि वाटर से भी नीचे चला गया। तो क्या आप इतने हिस्से को 10⁻⁻8 लिखने की गलती करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। क्या इसको कोई 10⁻⁻7 लिखेगा? कभी नहीं भाई, क्योंकि 10⁻⁻7 से भले ही छोटा है, लेकिन अब ज्यादा छोटा थोड़ी है। 10 गुने का ही तो फर्क है, 10 गुने का ही तो फर्क है। तो फिर जब सॉल्व करेंगे, इसकी अगर वैल्यू लिखेंगे तो ऐसा कुछ आना चाहिए भाई। 10⁻⁻7 से बड़ा आएगा नेचुरली, क्योंकि प्लस है इसमें, तो 6.99 होगा। तो फिर pH की वैल्यू क्या होगी? 6.99। ओके, सो दिस इज द बेसिस ऑफ pH कैलकुलेशन। प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। अब pH एग्जैक्टली ये कैसे आता है, कैसे समझे? सेम क्वेश्चन वी हैव डन इन pH कैलकुलेशन लेक्चर। pH कैलकुलेशन लेक्चर, सेम क्वेश्चन वी हैव डन, एवरीथिंग। x कैसे बताएं, कैसे सॉल्व करें, सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। उस लेक्चर में भी शायद मैंने हल्का सा कोट किया होगा कि इसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। फिर मैंने उसको आगे, उस पर ज़्यादा चर्चा ना करके शायद उस पर हम आगे बढ़ गए होंगे, क्योंकि तब आप कॉमन आयन नहीं जानते थे, अब आप जानने लगे। HCl के होने के चलते ये जो है थोड़ा सा कम आयनाइज होगा, यही कॉमन आयन है। हो गया, चलो।